वजीर आजम के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। तौहीन अदालत पूरी हुकूमत ने की है। हुकूमत ने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया है, बड़ा शानदार बेंच बनाया है। उसमें कोई सीनियर जज नहीं है। जो जज भी आपके फैसले से इख्तलाफ करता है, आप उसको बाद में बैंक से निकाल देते हैं। उमरता बंदियाल साहब जो हैं, कानून के खिलाफ पिटीशन खुलने जा रहे हैं। जिस काजी फायज ईसा और उमरता बंदियाल साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उससे मुस्बत इशारे मिले हैं। मुस्बत इशारे होते तो आज काजी फायज ईसा बेंच में मौजूद होते। पार्लियामान और अदलिया नहीं जीत सकती कि मुल्क को मजीद क्यास की तरफ ले जाएंगे उमरता बंदियाल। फवाद चौधरी साहब तो सुप्रीम कोर्ट को आग लगा रहे हैं, तो अब तो उनकी आखिरी उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत को गिरा दे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। फर्ज की अदब फराहमी के बाद वजीर आजम के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है, मगर अब देखना ये है कि ये सियासी नाअहली की तलवार जो है वजीर आजम का सर कलम करेगी या फिर किसी और का। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। सर ये बताएं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है और सुप्रीम चीफ जस्टिस ने तलब कर ली है अटॉर्नी जनरल को और गवर्नर स्टेट बैंक को भी, और 14 मई को उन्होंने अपने चैम्बर में तलब किया है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, जो नोटिस जारी हुआ है उसमें तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस ने ये लिख दिया है कि तौहीन अदालत पूरी हुकूमत ने की है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मा लगाया है। अब हुकूमत में तो सारी काबीना आ सकती है, हुकूमत में सारे लोग आ सकते हैं, तो क्या वो पूरी हुकूमत पर तौहीन अदालत लगाने लगे हैं क्योंकि कैबिनेट का फैसला था। लेकिन इसमें एक कानूनी पोजीशन ये भी है कि अभी हुकूमत ने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया है। पैसे देने के लिए हुकूमत ने एक फाइनेंस बिल पार्लियामान में पेश किया है जो कायमा कमेटी को मूव हुआ है, और कायमा कमेटी के बाद वो कौमी असेंबली में आएगा। हो सकता है कौमी असेंबली उसको मंजूर कर ले और पैसे दे दिए जाएं, और हो सकता है कि कौमी असेंबली उसको मंजूर ना करे। तो मेरे ख्याल में उमरता बंदियाल साहब ने जिस तरह सो मोटो लेने में जल्दी की थी, और जिसके नतीजे में एक तनाजा पैदा हो गया कि अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करने देते और उनकी अपीलें सुनते, तो आज इलेक्शन की तारीख के हवाले से ये तनाजा मौजूद ना होता। तनाजा तो उनके सो मोटो से हुआ। इसी तरह जो उन्होंने अब ये नोटिस दिया है, ये भी मुझे लगता है कि उनको इंतजार करना चाहिए था कि पार्लियामान से अगर बिल मंजूर हो जाता है तो इस नोटिस की शायद जरूरत ही ना पड़ती, पैसे दे दिए जाते, और अगर मुस्तरद हो जाता तो फिर वो जरूर बात कर सकते थे। अब 14 तारीख को सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक कह देंगे कि जी पार्लियामान से मंजूरी के लिए भेज दिया है, तो वो क्या कहेंगे कि इन पैसों की पार्लियामान से मंजूरी की जरूरत नहीं है, आप पार्लियामान से मंजूरी के बगैर ये पैसे हमें दे दें। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत पैसे पार्लियामान की मंजूरी से ही खर्च हो सकते हैं। मंजूरी आप पहले लें या बाद में लें, लेकिन मंजूरी जरूर लेनी है। अब चूंकि मंजूरी का अमल जारी है, मुझे नहीं लगता कि उमरता बंदियाल साहब को जल्दी क्या है, वो 4-6 दिन इंतजार कर लेते, ज्यादा अच्छा फैसला हो सकता उसमें। लेकिन देखे ना, उन्होंने सिर्फ यही एक केस 14 के लिए मुकर्रर नहीं किया, उन्होंने 13 तारीख के लिए जो कौमी असेंबली और सेनेट दूसरी दफा बिल पास हुआ है, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियार कि वो मिलकर बनाएंगे, सुमोटोव लेने के अख्तियार, और फिर सुमोटोव पर 184(3) में अपील के हक के हवाले से कानून साजी की है, उसके लिए भी एक बेंच बना दिया है। बड़ा शानदार बेंच बनाया है। उसमें कोई सीनियर जज नहीं है, उसमें काजी फायज ईसा नहीं है, सरदार तारिक नहीं है, अतर मनिल्ला नहीं है, जमाल मंदोखेल नहीं है। उसमें आप समझे कि वो जो है जिन्होंने अब तक डिसेंट नोट दिए हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, 7 जज, जो 7 सीनियर जज हैं, वो नहीं है। उनके वही इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मुजाहिर अली नकवी, शाहिद वहीद, जो उनके अपने 8 जज हैं, उन्होंने उनके साथ वो बेंच बना लिया है सीनियर जजेस के बगैर। ये भी एक तनाजा पैदा होगा कि आपने जब कोई कानून के बारे में सुनना है तो आप फिर जूनियर जजेस के साथ बैठकर सुनेंगे और सीनियर जजेस को उस बेंच में नहीं बिठाएंगे। जो जज भी आपके फैसले से इख्तलाफ करता है, आप उसको बाद में बेंच से निकाल देते हैं या उसके साथ फिर बेंच नहीं बनाते हैं। फिर इस नए रोस्टर पे इशरत अली रजिस्ट्रार के ही दस्तखत हैं,
उसके बारे में भी काजी ईसा साहब पहले ही फैसला दे चुके हैं कि वो तो ट्रांसफर हो चुके हैं, कैबिनेट उनको वापस बुला चुकी है, वो अभी तक बतौर रजिस्ट्रार कैसे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा उमर अता बंदयाल साहब के लिए पूरी काबीना पर तौहीन अदालत लगाकर पूरी काबीना को तौहीन अदालत में सजा दे दें। अब उनको समझना होगा कि कैबिनेट का एक फैसला है, अकेले वजीर आजम का तो फैसला है नहीं। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि उन्होंने सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया। वो सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को कहें कि किसी पार्लियामान की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये आईनी जरूरत है, आप डायरेक्ट पाकिस्तान के खजाने से पैसे इलेक्शन कमीशन को दे दें, इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रहा है तो आप पैसे दे दें। लेकिन क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में ये लिखा हुआ है कि पैसे देने के मामला पार्लियामान की बजाय सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से होंगे? फिर कल को बजट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा कि आप इस बजट को मंजूर कर दें और एक 3 या 5 रुकनी बेंच जो है वो सालाना बजट मंजूर कर दिया जाएगा, उसके लिए पार्लियामान में जाने की तो जरूरत ही नहीं होगी। कल को सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बजट मंजूर करना एक आईनी मजबूरी है और एक आईनी जरूरत है, और अगर पार्लियामान में बजट फंस गया और पार्लियामान के लोग बजट पास नहीं कर रहे हैं तो चूंकि मुल्क चलना है और आईनी जरूरत है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बजट पास कर देता है। फिर क्या क्या काम करेगा सुप्रीम कोर्ट? मेरे ख्याल में उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो एक पुल सरात पे चलते चलते गिर जाएंगे। इस तरह अगर वो पूरी हुकूमत को तौहीन अदालत में सजा देना चाहते हैं, देखिए ना, शहबाज शरीफ को अकेले तो सजा दी नहीं जा सकती क्योंकि शहबाज शरीफ ने। पर मुजम्मिल साहब, राना सुनावला का कल कहना था, वजीर दाखिला जो है उनका कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उमर अता बंदयाल साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है उससे मुस्बत इशारे मिले हैं, काफी मामला तय पा गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये फिर वो जो दावा कर रहे थे गलत है? मुस्बत इशारे होते तो आज काजी फायद ईसा बेंच में मौजूद होते। आज जो 8 रुकनी बेंच बनाया उन्होंने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ उड़ाने के लिए उसके में वो काजी फायद ईसा, अतर मनिल्ला, मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल और सरदार तारिक, ये सारे जो सीनियर जजेस हैं जिन्होंने पहले डिसेंट नोट दिए हैं, जो चीफ जस्टिस से इख्तलाफ कर रहे हैं, वो इस बेंच का हिस्सा होते। कम से कम इस पिटीशन को सुनने के लिए ही चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना लेते कि आप पार्लियामान के बनाए हुए एक कानून के खिलाफ पिटीशन सुनने जा रहे हैं, आप 15 के 15 जज बैठ जाए, फुल कोर्ट बना दें। लेकिन आप फुल कोर्ट उस पर भी नहीं बना रहे और आपने जूनियर 8 जजों के साथ उसको सुनने का फैसला किया है। मुजम्मिल साहब, इससे तो फिर एक नए तनाज़े का आगाज हो गया ना, क्योंकि कल हुकूमत ने ये दावा किया है कि अगर अदालत जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो है मुस्तरद कर देती है तो फिर भी पार्लियामान में जो है वो मुनासिब इक़दाम उठाया जाएगा। तो फिर ये तो एक नया तनाज़ा, पार्लियामान उसको दोबारा मंजूर कर लेगी। ये कितनी दफा उसको सेट असाइड करेंगे? पार्लियामान जो है वो मजीद कानून साजी करेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दीगर अख्तियारात को भी रोका जा सके। इस लड़ाई में पार्लियामान और अदलिया नहीं जीत सकती क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है। कानून आइन बनाने का अख्तियार पार्लियामान के पास है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है ना कि आप 63A में कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर लें, आप सदर को जबरदस्ती इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान कर दें, आप हाई कोर्ट में चलती प्रोसीडिंग्स पर सू मोटो ले लें, लेकिन इन चीजों के आइन और कानून में तो गुंजाइश नहीं है।